हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। काफ़ी लोग ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में हमसे पूछते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, कैसा होता है, किस पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है, किस प्रॉब्लम से ज़्यादा बढ़ जाती है, किस तरह की चीज़ों को इसमें करने से ट्राइग्लिसराइड्स वाले पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है। आज उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा और बेसिक्स पर बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के लिए, ट्राइग्लिसराइड के बारे में। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखें इस टॉपिक को, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक फैट कंटेनिंग सेल्स है जो कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादातर यूज़ होता है। जब बॉडी में आप कोई भी फैटी या ऑयली कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो बॉडी सबसे पहले उसको ट्राइग्लिसराइड सेल्स में कंज्यूम करती है और वो फैट सेल्स में जाके जमा हो जाता है। जब बॉडी को उसकी बाद में रिक्वायरमेंट होती है तो हार्मोन्स के मैकेनिज्म से ट्राइग्लिसराइड वहाँ से निकलता है और वो बॉडी में कैलोरी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे या हाई कैलोरी वाला फूड खाएंगे उसमें कंपेरेटिवली आपका ट्राइग्लिसराइड कंटेंट ज़्यादा होगा। तो गोल्डन डिक्टम ये है कि जो लोग भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा खा रहे हैं उनको ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम आएगा, और उनको अगर ट्राइग्लिसराइड को कट डाउन करना है तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना कम कर दीजिए। ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है नॉर्मल लेस देन 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर माना जाता है। अगर 150 to 300 है तो बॉर्डरलाइन हाई माना जाता है। अगर 200 से लेके 150 से अगर 200 है तो बॉर्डरलाइन हाई माना जाता है। अगर 200 से 500 है तो उसे हाई माना जाता है, और 500 से ज़्यादा है तो उसे वेरी हाई माना जाता है। और यूजली अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट हो तो 500 से ज़्यादा में हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो 250 से ज़्यादा पेशेंट्स को अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल हो तो ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड थोड़ा नुकसान करता है। ट्राइग्लिसराइड्स का एक थोड़ा एक्टिव और ऑक्सीडाइज फॉर्म डायबिटिक पेशेंट्स में रहता है, ये जो कि बॉडी के लिए थोड़ा ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में ट्रीटमेंट का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। नॉन डायबिटिक पेशेंट में अगर 500 तक भी ट्राइग्लिसराइड हो तो वो ट्रीट करने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनलेस पेशेंट को पैनक्रियाज वगैरह का प्रॉब्लम हो। यूजली ट्राइग्लिसराइड जो है बॉडी में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ये एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के सेल्स को बनाने में काम आता है, हार्मोन्स को बनाने में काम आता है। ट्राइग्लिसराइड बॉडी में एनर्जी सप्लाई करने के लिए इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होता है। ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड जो है कुछ बीमारियों वाले पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है, स्पेशली अगर किसी को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है तो उसका एक मार्कर माना जाता है। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो उसको डायबिटीज़ के लिए चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या बॉडी का वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, शुगर उसका लेवल्स बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कॉन्स्टलेशन में ये चीज़ें आती हैं, तो वैसे लोग को भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा रह सकता है। और अगर किसी का थायराइड लेवल्स कम है यानी हाइपोथायरॉइडिज्म है, वैसे लोग को भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ सकता है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस जो बॉडी के फैट को एनर्जी कन्वर्जन्स में इफेक्ट करते हैं, उनका मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग ऑल्टर्ड हो जाता है, उसमें भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन की वजह से भी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, जैसे यूरिन बनाने वाली दवाई जिन्हें डायरेटिक्स बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो लोग लेते हैं, स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, रेटिनॉइड्स लेते हैं, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन और HIV की मेडिसिन से भी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप में बॉडी में कोई भी ऐसी बीमारी है तो उसको पहले ट्रीट करना ज़रूरी है, अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और या तो अगर आपको इनमें से कोई दवाई आपको चल रही है, जैसे कि डायरेटिक्स है, स्टेरॉइड्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, अगर कोई दवाई चल रही है तो उसको आपको मैनेज करना ज़रूरी है। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ रहा है तो अब हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम या कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बूस्ट करेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल को लो करेगा। जितना बॉडी वेट कम होगा उतना आपका कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बेटर कंट्रोल होगा। जितना बॉडी वेट ज़्यादा होगा, जितना वजन ज़्यादा होगा, जितना ओबेसिटी होगा, उतना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, उतना आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होगा। वजन का कोलेस्ट्रॉल से जितना अच्छा कोरिलेशन है उसके कंपैरिजन में ट्राइग्लिसराइड से ज़्यादा कोरिलेशन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा मेटाबॉलिज्म अलग रहता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वैसे लोगों में ज़्यादा मिलने का चांस है। तो वेट लॉस करना है, अगर आपको वजन कम अगर आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना है तो वजन कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी वजन बढ़ाने वाली चीज़ें, शुगर्स को आपको अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा शुगर्स आप कट डाउन करेंगे उतना ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बोला, शुगर्स के साथ इसका अच्छा कोरिलेशन है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको शुगर को कट डाउन करना है, तो आपका
डेफिनेटली वजन कम होने में मदद मिलेगी और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होने में मदद मिलेगी। अगर आप हेल्दियर फैट्स को चूज़ करते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सब कंपेरेटिवली रेड मीट और बाकी एनिमल मीट्स के कंपैरिजन में, खासकर अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली फिशेज है जैसे मैक्रेल और सैल्मन है, ये कंपेरेटिवली आपके फैट कंटेंट को, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट को कम करते हैं। अगर ट्रांस फैट या हाइड्रोजनेटेड फैट्स आप ज़्यादा लेते हैं तो कंपेरेटिवली आपका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है और ट्राइग्लिसराइड कंटेंट ज़्यादा होता है। ये चीज़ें भी ट्राइग्लिसराइड के साथ ज़्यादा बेटर कोरिलेटेड एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप फैट कम करके बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, 10% तक का रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड का लेवल में कट डाउन ज़्यादा बेटर किया जा सकता है अगर आप फैट्स का कंटेंट को कम करें। अल्कोहल भी बॉडी के ट्राइग्लिसराइड लेवल से रिलेटेड है। जो लोग को अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड्स में हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड ज़्यादा लेते हैं, हाई फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं, तो वो उनको ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होने का चांस है। अगर ऐसे कोई भी आपको चीज़ मिल रहा है, रिस्क फैक्टर मिल रहा है, तो आपको उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, पेशेंट को इंडिकेट करना ज़रूरी है। ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करके मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में आप कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कर लेंगे। ट्राइग्लिसराइड लेवल जहाँ अगर पेशेंट्स का ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर नॉन डायबिटिक है और 500 को क्रॉस कर रहा है और डायबिटिक है तो 250 को क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। या किसी को अगर पैनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है तो थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। सबसे कॉमनली इसमें मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं वो रेगुलर कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा स्टैटिन्स होती है। स्टैटिन्स हालांकि जो स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है वो फिनोफिब्रेट करके दवा है। तो अगर किसी को आइसोलेटेड हाइपोट्राइग्लिसराइडेमिया है तो फिनोफिब्रेट्स ज़्यादा अच्छी दवा है, लेकिन फिनोफिब्रेट्स के साइड इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और थोड़ा बाकी बेनिफिट्स उसके कम है, बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई खास फ़ायदा नहीं करता है। तो इसलिए फिनोफिब्रेट्स को यूजली सेकेंड चॉइस रखते हैं। और अगर किसी को किडनी और लिवर का प्रॉब्लम है तो उसमें फिनोफिब्रेट्स को अवॉइड करते हैं। सबसे कॉमनली इसके लिए भी स्टैटिन्स को यूज़ किया जाता है। स्टैटिन्स का हालांकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है, एचडीएल पर इफेक्ट ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स पे कंपेरेटिवली कम इफेक्ट है, पर कंपेरेटिवली क्योंकि ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा साइड इफेक्ट्स इसमें कम है, ज़्यादा वाइड एरिया ऑफ पॉपुलेशन में यूज़ किया जा सकता है, इसलिए लोग ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल मैनेजमेंट में भी सबसे पहले स्टैटिन्स को ही प्रेफर करते हैं। सेकेंड चॉइस में फिब्रेट्स होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी फिश ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। फिश ऑयल जो कि जिसमें एक्टिव ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है या लोवाजा होता है, ये कंपेरेटिवली ये आप अगर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में लेते हैं या नॉन प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को कम करता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट में इसको लेना चाहिए, दिन भर में आधा चम्मच या 1/4 चम्मच ही इसको लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपका 800 हो गया तो आप उसके लिए दिन भर में पूरी बॉटल को ख़त्म कर दिया तो आपको जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड वैसा नहीं है, उसके लिए तो मेडिसिन ही लेना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, फिश ऑयल को आप नॉन मेडिसिनल फॉर्म में भी अगर ले तो भी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेगा। कितना एग्जैक्टली रिडक्शन होगा वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा नाइसिन करके एक मेडिसिन होती है जो एचडीएल बढ़ाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो एलडीएल को भी कम करता है, लेकिन हाँ ट्राइग्लिसराइड्स पे उसका अच्छा इफेक्ट है। पर नाइसिन्स के साथ सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, चेहरे पे फ्लशिंग होना, कुछ रिएक्शंस वगैरह होने का भी चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। नाइसिन लोग टॉलरेट कंपेरेटिवली कम कर पाते हैं, इसलिए इवन एचडीएल बढ़ाने के लिए भी और ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए भी, दोनों के लिए इस चीज़ को बहुत कम यूज़ किया जाता है। मुझे याद नहीं पड़ता लास्ट मैंने कितने साल पहले नाइसिन को यूज़ किया था। कंपेरेटिवली लेस टॉलरेटेड मेडिसिन है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी नहीं है, बहुत कम कंपनीज इसे मार्केट करती हैं क्योंकि उतनी टॉलरेटेड मेडिसिन नहीं है। और जितने भी स्टडीज़ इसके साथ हुए हैं कि मोर्टेलिटी कम करे या पेशेंट का मृत्यु दर कम करे, कंडीशन इंप्रूव करे, वो ज़्यादातर स्टडीज़ इसके साथ फेलियर हुए हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिकमेंडेड मेडिसिन नहीं है। तो आज के टॉपिक में बेसिक हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात की। जिन लोग को भी अगर ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है या ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ रहा है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है अनलेस आप डायबिटिक हो। डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, वजन कम करिए, शुगर कम करिए, फैट कम करिए, आपका अपने आप ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। फिर भी अगर ठीक ना हो या कोई आपका इंट्रैक्शन वाली मेडिसिन वगैरह नहीं हो, आप स्टेरॉइड या बीटा ब्लॉकर्स वगैरह पे नहीं हो, तो आप स्टैटिन्स और फिनोफिब्रेट्स ये दो मेडिसिन ज़्यादातर ट्राई कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ट्राई कर सकते हैं, पर कंपेरेटिवली तीनों का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी केसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा हो। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको जगह जगह इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारना पड़े। ज़्यादातर लोग इस तरह के कंटेंट के लिए अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंड करते हैं, पर डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स को इस तरह का कंटेंट ईजिली अवेलेबल हो, ताकि वो अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके, उनकी बीमारी को ठीक कर सके, उनको समझ सके और एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट हो।
यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं या कोई पर्टिकुलर केस रिलेटेड आप कुछ बात करना चाहते हैं या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं फ्यूचर में वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को समझा और उसे एंड तक देखा। होपफुली ट्राइग्लिसराइड के बारे में एक जनरल अवेयरनेस आपके मन में क्रिएट हुई होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से मैं चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम अपना अच्छा काम कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।